हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कैरियर एरा पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1 से 15 अगस्त तक सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि विश्व आदिवासी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। तो 9 अगस्त। इस वर्ष विश्व आदिवासी दिवस की थीम कोविड-19 और स्वदेशी यानी कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल्स के लोगों के लिए यह दिवस हर साल मनाया जाता है 9 अगस्त को। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। किस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा। और ये कौन सा आयोग स्थापित करेगा रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र। तो खादी और ग्राम उद्योग आयोग ये रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र कहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में स्थापित करेगा। तो यहाँ पढ़ लेते हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में रेशम के प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र की स्थापना का निर्णय लिया है। इस केंद्र को सितंबर 2020 के पहले सप्ताह में लॉन्च किया जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020-23 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति शुरू की है। तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने वर्ष 2020-23 के लिए एक नया राज्य औद्योगिक विकास नीति शुरू किया है। इस नीति का अनावरण राज्य के उद्योग मंत्री यानी आंध्र प्रदेश राज्य के जो उद्योग मंत्री हैं गौतम रेड्डी, इन्होंने किया है। इस नीति का उद्देश्य अच्छी तरीके से संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। यह वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए कर्मचारी को प्रशिक्षित और कौशल प्रदान करेगी। तो अभी आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने एक नया राज्य औद्योगिक विकास नीति शुरू किया है। आपको ये भी पता होगा कि पहला ऐसा कौन सा राज्य है जो भाषा के आधार पर बना था, तो वो है आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। विश्व जैविक ईंधन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो हर साल 10 अगस्त को विश्व जैविक ईंधन दिवस मनाया जाता है। यह दिन वर्ष 1893 में सर रोडोल्फ डीजल, जो डीजल इंजन के आविष्कारक हैं, सर रोडोल्फ डीजल ने पहली बार मैकेनिकल इंजन का परीक्षण सफलतापूर्वक किया था। क्वेश्चन नंबर 5। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार ग्रेट निकोबार द्वीप में कितने करोड़ रुपए की लागत से एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण करने की योजना है। तो अभी ये 10,000 होगा यहाँ पे। तो 10,000 करोड़ रुपए की लागत से एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण होगा। कहाँ पर? ग्रेट निकोबार द्वीप में। कितने करोड़ रुपए से? 10,000 करोड़ रुपए। यह क्षेत्र दुनिया के कई ट्रांसशिपमेंट बंदरगाहों के मुकाबले काफ़ी प्रतिस्पर्धी दूरी पर स्थित है। जब यह बंदरगाह एक बार बनकर तैयार हो जाएगा तो यहाँ बड़े बड़े जहाज भी रुक जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। तो हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए किस परियोजना का उद्घाटन किया गया है। तो अभी हाल ही में ये सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना लॉन्च की गई है। ये ऑप्टिकल एक्चुअली इसका नाम है सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी परियोजना। ये प्रधानमंत्री के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए लॉन्च किया गया है। ये चेन्नई से लेकर के ये कहाँ जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक केबल बिछाई जाएगी ऑप्टिकल फाइबर। मोबाइल की स्पीड्स को बढ़ाने के लिए ये ऑप्टिकल फाइबर यहाँ चेन्नई से लेकर के ये अंडमान निकोबार तक
जाएगी। तो अंडमान निकोबार में कहाँ कहाँ तक ये ऑप्टिकल फाइबर रहेगा? तो पोर्ट ब्लेयर जो उसकी कैपिटल है अंडमान निकोबार की, तो वहाँ वहाँ पे स्वराज द्वीप है, लिटिल अंडमान है, कार निकोबार है, कमोरोता है, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगत से जोड़ेगी ये ऑप्टिकल फाइबर। तो क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा की है? तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा की है। यह छत्तीसगढ़ के वनवासियों का समर्थन करने और आत्मनिर्भरता हासिल करने की पहल है। इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों के 19 लाख परिवारों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। यह योजना फल देने वाले वृक्षों और औषधि पौधों के रोपण को प्रोत्साहित करने के लिए है। तो छत्तीसगढ़ सरकार इंदिरा वन मितान योजना की शुभारंभ की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्र सरकार ने देश में सैन्य उत्पादन बढ़ाने हेतु बाहर से आने वाले कितने उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो 101। अब ये इंडिया में ही प्रोड्यूस होगी। 101 ऐसे उपकरण हैं जिन पे अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट आएंगे? जैसे कि आर्टिलरी गन्स हो गए, असाल्ट राइफल हो गए, कार्वेट्स, सोनार सिस्टम हो गए, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो गए, LCH रडार और भी बहुत ऐसे उपकरण हैं। टोटल 101 उपकरण हैं जिनको अब बैन कर दिया गया है। अब ये इंडिया में ही निर्मित होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया? तो अभी हाल ही में दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और ये राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन क्यों किया गया? ये महात्मा गांधी को समर्पित राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की प्रधानमंत्री ने सबसे पहले घोषणा 10 अप्रैल 2017 को गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर की थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल के रूप में किसे शपथ दिलाई है? तो अभी गिरीश चंद्र मुर्मू अब कैग के रूप में नियुक्त हुए हैं। और कैग का शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक, तो गिरीश चंद्र मुर्मू अब से ये कैग का पद संभालेंगे। इस नियुक्ति से एक दिन पहले ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर के ये पहले गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल भी बने। जब ये राज्य यूनियन टेरिटरी बना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना, तो जम्मू कश्मीर के जो पहले उपराज्यपाल ये गिरीश चंद्र मुर्मू ही बने थे। अब इन्होंने इस्तीफा देकर के कैग का पद संभाला है। गिरीश चंद्र मुर्मू हैं कौन? ये 1985 बैच के गुजरात कैडर के IAS रहे हैं। और गिरीश चंद्र मुर्मू को कैग के तौर पर कार्यकाल 20 नवंबर 2024 तक होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो अभी प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी जी को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी का कार्यकाल 4 अप्रैल 2022 तक रहेगा। जोशी 12 मई 2015 को संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य बने थे। उन्हें UPSC के निवर्तमान अध्यक्ष अरविंद सक्सेना ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। तो प्रदीप कुमार जोशी जी अब संघ लोक UPSC के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सिंगापुर स्थित एक गैर सरकारी संगठन NGO अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट आगामी 5 वर्षों में प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने हेतु किस देश में 70 से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की योजना बना रहा है? तो अभी भारत देश में 70 से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश
करने की योजना बना रहा है। कौन? सिंगापुर में स्थित एक एनजीओ जिसका नाम है अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट। तो यह एनजीओ क्या है? अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट। यह पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए कुल 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की योजना बना रहा है। इसमें से 100 मिलियन डॉलर, 500 में से 100 मिलियन डॉलर भारत के लिए, जबकि बाकी धनराशि साउथ पूर्व एशिया और चीन के लिए आरक्षित है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत ने हाल ही में मालदीव को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता भारत ने मालदीव को प्रदान की है। भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर ने घोषणा की है कि भारत सरकार मालदीव को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान देगी और 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण भी प्रदान करेगी। तो टोटल हो जाएंगे ये दोनों, 100 और 400 जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। इस धनराशि का उपयोग कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है? तो अभी इजराइल ने एक मिसाइल जिसका नाम है एरो 2 उसको सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये बहुत ही लंबी दूरी तक ये मार कर देगा, बहुत लंबी दूरी तक। जैसे ये इजराइल है, इसके आसपास की जो कंट्री हैं, पड़ोसी देश, ये लेबनान है, ये गाजा है, तो ये सब क्या करते हैं? अटैक करेंगे। अगर यहाँ पर ये मिसाइल छोड़ेंगे तो यहाँ से ये अपना एरो 2 का मिसाइल छोड़ेगा और इसको यहीं पे ख़त्म कर देगा। बहुत लंबी दूरी तक ये जा सकता है ये मिसाइल। तो मिसाइल का विकास लेबनान और गाजा से दागे जाने वाले मध्यम दूरी के रॉकेटों के खिलाफ किया गया है। साल 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से अलास्का में सफलतापूर्वक एरो 3 का भी परीक्षण किया था। इस प्रणाली को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा विकसित किया गया है। तो ये जो रक्षा प्रणाली बनाई गई है एरो 2, ये अमेरिकी कंपनी के सहायता से भी ये बनाया गया है। इजराइल का जो रक्षा कंपनी है, इंडस्ट्री है, और अमेरिका का जो है, वो दोनों मिल करके ये एरो 2 का मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में किस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है? तो अभी अमृत योजना के तहत अभी राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है आवास और शहरी मामलों में। इस रैंकिंग में सबसे पहले स्थान पर है उड़ीसा और दूसरे स्थान पर है चंडीगढ़ और तीसरे स्थान पर है तेलंगाना। यानी अमृत योजना, अमृत मतलब यहाँ से पानी, यानी जो पानी को पाइपों के थ्रू हर घर में भिजवाया जाएगा, तो उसमें रैंकिंग की गई है। उसमें तो उड़ीसा सबसे पहले टॉप पर है, फिर चंडीगढ़ है, फिर तेलंगाना है। तो उड़ीसा ने कितना स्कोर किया है? 85.67% स्कोर करके पहला स्थान हासिल किया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों में घरों में पाइप से जलापूर्ति प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों का निर्माण और हरित स्थानों में सुधार करना है। उड़ीसा के बाद चंडीगढ़ 75.08% और दूसरे स्थान पर है, जबकि तेलंगाना 74.04 नंबर प्राप्त करके तीसरे स्थान पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 था, ये क्वेश्चन नंबर 16, ये 17 हो जाएगा। चलिए, पिछले साल नेपाल में हुए साउथ एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के 3 एथलीटों पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया? तो अभी 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। पिछले साल नेपाल में हुआ था एक साउथ एशियन गेम्स में पाकिस्तान के जो 3 एथलीट्स हैं
उस पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों के डोप टेस्ट में फेल होने के बाद उनके पिछले साल के साउथ एशियाई गेम्स के मेडल वापस ले लिए गए हैं। इनमें से 2 एथलीट ऐसे हैं जिन्होंने पिछले साल के गेम्स में गोल्ड और एक ने ब्रॉन्ज जीता था। इन खिलाड़ियों पर 4 साल का बैन 3 दिसंबर 2019 से लागू हो गया। और कब तक चलेगा ये? 2 दिसंबर 2023 तक रहेगा। ठीक है, अब इनसे तो ये पदक छीन लिया गया है। अब जो ये पदक होगा उनसे जो नीचे वाले एथलीट थे उनको दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक किस राज्य में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्निबल पक्षी, ये पक्षी है एक हॉर्निबल पक्षी, उसके निवास स्थान पर खतरा मंडरा रहा है? तो ये कौन है, कौन सा प्रदेश है, कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में वनों की कटाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि वहाँ हॉर्निबल पक्षी का निवास स्थान अब खतरे में पड़ गया है। उपग्रह डेटा पर आधारित यह अध्ययन 862 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले पापुम रिजर्व फॉरेस्ट में किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के पापुम रिजर्व फॉरेस्ट में किया गया है। पापुम रिजर्व फॉरेस्ट में वनों की कटाई की वार्षिक दर 8.2 वर्ग किलोमीटर है। पापुम रिजर्व फॉरेस्ट बड़ी, रंगीन और फल खाने वाली हॉर्निबल की बहुत ही कलरफुल होती है। ये फल खाती हैं 3 प्रजातियां ग्रेट, पुष्पांजलि और ओरिएंटल चितकबरा का निवास स्थान है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग, ये सुमात्रा द्वीप जो है इंडोनेशिया में पड़ता है। तो हाल ही में इंडोनेशिया देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में पुनः उद्गार हुआ, मतलब ये पुनः एक्टिव हो गया है ये ज्वालामुखी। तो लगभग 400 सालों की निष्क्रियता के बाद यह ज्वालामुखी वर्ष 2010 में पुनः सक्रिय हुआ था। 2010 में ये सक्रिय हुआ था, 2010 के बाद 2014 में हुआ और फिर 2016 में हुआ। और उसके बाद ये माउंट सिनाबंग है इंडोनेशिया में 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। बार बार सक्रिय होता रहता है। कौन? माउंट सिनाबंग। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी है? तो अभी भारत देश ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी है। भारत ने कैरिकॉम के तहत कैरिबियाई समुदाय को इस सहायता राशि की पेशकश की है। कैरिबियन क्षेत्र में 20 विकासशील देशों का एक समूह है। कैरिकॉम का गठन 1973 में किया गया था। इसके 15 सदस्य हैं। कैरिकॉम सिंगल मार्केट का उद्देश्य अधिक से अधिक और बेहतर अवसर प्रदान करने के क्षेत्र को लोगों को लाभान्वित करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है? एक मास्क अनेक जिंदगी। तो मध्य प्रदेश सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है। अब देख लीजिए इसका डिटेल। मध्य प्रदेश के शहरी विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा 1 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाए जाने वाले जन जागरूकता अभियान एक मास्क अनेक जिंदगी का शुभारंभ किया गया है। यह अभियान कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान सरकार ने हाल ही में अति पिछड़ा वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में कितने प्रतिशत आरक्षण देने का मंजूरी दे दी है? किसको? अति पिछड़ा वर्ग के राजस्थान न्यायिक सेवा में। तो 5% आरक्षण दिया जाएगा अति पिछड़ा वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में।
इसके बाद प्रदेश में गुर्जर समेत बंजारा, गडरिया आदि कई अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी इसका लाभ अब उठा सकेंगे। राज्य न्यायिक सेवा में महिलाओं को 50% का आरक्षण मिल रहा है। इस तरह प्रदेश में अब न्यायिक सेवा में कुल 55% आरक्षण हो गया। 50% तो ये महिलाएं और बाकी के जो ये 5% है अति पिछड़ा वर्ग के समुदाय को दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व संस्कृत दिवस 2020 किस दिन मनाया गया? तो हर साल 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस 2020 विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है हर साल 3 अगस्त को। ठीक है, यह दिन संस्कृत की प्राचीन भारतीय भाषा की याद में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य इसके पुनरुद्धार और रखरखाव को बढ़ावा देना है। भारत सरकार ने साल 1969 में रक्षाबंधन के अवसर पर विश्व संस्कृत दिवस मनाने का फैसला किया। 1969 में ये विश्व संस्कृत दिवस मनाने का फैसला किया था, जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन पड़ता है। इस भाषा को दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक माना जाता है। किसको? संस्कृत भाषा को। इसलिए 3 अगस्त को हर साल विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो अभी बिहार सरकार ने संजीवन नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से लोगों को कोविड-19 से संबंधित सभी जानकारियां मिलेंगी और यह ऐप केंद्र सरकार की आरोग्य सेतु के तर्ज पर बना है। क्वेश्चन नंबर 25, हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितने फीसदी सीटें अब आरक्षित होंगी? तो 50% सीटें अब हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलने से ग्रामीण विकास तेजी से हो सकेगा और महिला सशक्तिकरण भी बढ़ेगा। देश के 20 राज्य पहले ही पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दे चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने हाल ही में राज्य सरकार के 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दे दी है? तो अभी आंध्र प्रदेश राज्य के जो राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन ने हाल ही में राज्य सरकार के 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दे दी है। अब इस राज्य में 3 कैपिटल होंगे, 3 राजधानी होंगी। वो कौन कौन सी होंगी? वो होंगी विशाखापत्तनम और अमरावती तो है ही, और कुर्नूल। इसमें कौन कौन सा काम होगा? आंध्र प्रदेश कार्यपालिका यानी सरकार विशाखापत्तनम से काम करेगी और राज्य जो विधानसभा अमरावती में होगी और हाई कोर्ट कर्नूल में होगा। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इसको। आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार ने इस साल की शुरुआत में राज्य की 3 राजधानियां बनाने की योजना को आकार देने संबंधी विधेयक को आंध्र प्रदेश विधानसभा में पेश किया था। इस कानून के तहत आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां होंगी और इसके साथ ही ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य भी बन जाएगा। अभी तक ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसकी 3 राजधानियां हैं। अब यह आंध्र प्रदेश पहला राज्य बन जाएगा जिसकी 3 राजधानियां होंगी। क्वेश्चन नंबर 27, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने अधिकारियों को 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है? तो राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में अपने अधिकारियों को 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना को शुरू करने का निर्देश दे दिया है। और इस योजना के तहत क्या होगा? जो भी ज़रूरतमंद और गरीब लोग होंगे उन्हें 8 रुपये में भोजन और स्वस्थ और पौष्टिक भोजन प्राप्त कराया जाएगा, 8 रुपये में मात्र। इस योजना पर राजस्थान सरकार प्रति वर्ष 100 करोड़ खर्च करेगी। क्वेश्चन नंबर 28 है, बिहार की निम्न में से किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? तो जल निश्चय योजना को
बिहार की जल निश्चय योजना जो है इसको G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। G20 में शामिल सभी देशों का सम्मेलन 21 और 22 नवंबर को सऊदी अरबिया की राजधानी रियाद में हो रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है? महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है। तो अभी ब्रिटेन ने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करेगा। महात्मा गांधी पहले ऐसे अश्वेत व्यक्ति होंगे जिनकी तस्वीरें पाउंड पर छपने जा रही हैं। इस ऐतिहासिक घटना के मुख्य सूत्रधार ब्रिटेन के वित्त मंत्री भारतीय मूल के ऋषि सुनक हैं। क्वेश्चन नंबर 30। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को उम्र गलत बताने पर निम्न में से कितने साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया? तो अभी बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को उम्र गलत बताने पर 2 साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। तो नए नियम 2020-21 सीजन में बीसीसीआई के सभी आयु वर्ग के टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों पर लागू हो जाएगा। बीसीसीआई अंडर 16 एज ग्रुप टूर्नामेंट के लिए सिर्फ उन खिलाड़ियों को पंजीकृत किया जाएगा जिनकी उम्र 14 से 16 वर्ष की होगी। क्वेश्चन नंबर 31। एचडीएफसी बैंक के अगले सीईओ के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी शशिधर जगदीशन को एचडीएफसी बैंक का अगला सीईओ नियुक्त किया गया है। शशिधर जगदीशन वर्तमान में एचडीएफसी बैंक में एडिशनल डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस एंड एचआर हेड के पोस्ट पर कार्यरत थे। वे साल 2008 में बैंक के साथ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 32। पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने कुलभूषण जाधव के मामले में कितने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को न्याय मित्र नामित किया गया है? तो पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने कुलभूषण जाधव मामले में 3 वरिष्ठ अधिवक्ताओं को न्याय मित्र नामित किया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि आबिद हसन मंटो, हामिद खान और पाकिस्तान के पूर्व अटॉर्नी जनरल मखदूम अली खान को कानूनी सहायता के लिए न्याय मित्र नियुक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से किस राज्य ने महिला सुरक्षा के लिए ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया है? महिला सुरक्षा के लिए ई रक्षाबंधन कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने राज्य में बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग और सीआईडी द्वारा संयुक्त रूप से ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के चेयरमैन अजय त्यागी के कार्यकाल को कितने महीने तक बढ़ा दिया गया है? तो अभी 18 महीने के लिए अजय त्यागी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, जो कि सेबी के चेयरमैन है। और देखिए यहाँ पर सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी का कार्यकाल इस साल सितंबर के आखिर में ख़त्म हो रहा था। सितंबर में इनका कार्यकाल ख़त्म हो रहा था, लेकिन अब इसको 18 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने त्यागी के कार्यकाल को फरवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने इससे पहले त्यागी के कार्यकाल को इस साल फरवरी में 6 महीने के लिए तब बढ़ाया था, जब उनका पहला 3 साल का कार्यकाल ख़त्म होने के करीब में था। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। आयरलैंड के किस पूर्व राजनीतिक और नोबेल पुरस्कार विजेता का हाल ही में निधन हो गया? तो अभी जॉन ह्यूम का, जो आयरलैंड के पूर्व राजनीतिक और नोबेल पुरस्कार विजेता थे, उनका हाल ही में अब निधन हो गया है। जॉन ह्यूम ने अपने देश उत्तरी आयरलैंड में विद्रोहियों के साथ समझौता कराने में अहम भूमिका के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस समझौते की वजह से उत्तरी आयरलैंड में हिंसा खत्म हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया है? पहले उपराज्यपाल कौन थे? अभी हमने आपको बताया कि गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल नियुक्त किए गए थे, जिनको अब कैग का पद संभालने के लिए दे दिया गया है। तो मनोज सिन्हा को अब नया उपराज्यपाल बना दिया गया है जम्मू कश्मीर का। मनोज सिन्हा मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में रेल राज्य मंत्री रह चुके हैं। मनोज सिन्हा को गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का दायित्व सौंपा गया है। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में किस राज्य में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा? तो अभी उत्तराखंड में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा। उत्तरकाशी वन प्रभाग क्षेत्र में यह संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस राज्य में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, राजेश कुमार को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी राजेश कुमार को मणिपुर राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान मुख्य सचिव जे सुरेश बाबू 31 जुलाई 2020 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। अब राजेश कुमार को नया मुख्य सचिव बना दिया गया है मणिपुर का। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है, पहली किसान रेल निम्न में से किन दो शहरों के बीच चलेगी? पहली किसान रेल निम्न में से किन दो शहरों के बीच चलेगी? तो देवलाली से दानापुर, ये दो शहर हैं, इनके बीच पहली किसान रेल चलेगी। तो किसानों को राहत देने के लिए भारतीय रेलवे ने एक नई ट्रेन की शुरुआत की है। किसान रेल पूरी पार्सल ट्रेन होगी, जिसमें किसानों का अनाज, फल, सब्जियां आदि लाएगा और ले जाएगा। तो देवलाली से दानापुर तक। तो 39 हो गया ये। अब क्वेश्चन नंबर 40, जम्मू कश्मीर के किस पूर्व उपराज्यपाल को हाल ही में भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ गिरीश चंद्र मुर्मू को। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। हाँ, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट कितने प्रतिशत बनाए रखने का सर्वसम्मति से फैसला किया है? तो 4%। 4% से आरबीआई ने मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को सर्वसम्मति से फैसला किया कि अब ये 4% रहेगा। मौद्रिक समिति की 3 दिवसीय बैठक के समापन सत्र को संबोधन करने हेतु गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक दर 4.25% पर बनी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है? तो अभी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। इनके द्वारा राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना, ये नाम है, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। तेंदू के पत्ते बीड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले राज्य के वनवासियों द्वारा एकत्र की जाती है और जिसे बाद राज्य सरकार द्वारा खरीदा जाता है बाद में। तो क्वेश्चन नंबर 43, सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने लघु अवधि की कोरोना कवच बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनियों से समझौता किया है? किस बैंक ने किया है? सॉरी, यहाँ पे ये गलत हो गया है, ये 9 अगस्त नहीं रहेगा, यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन का यहाँ पे आ चुका है। तो यह बीमा पॉलिसी कोविड-19 से जुड़े स्वास्थ्य खर्चों पर बीमा सुरक्षा देती है। तो केनरा बैंक के अनुसार उसने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और
HDFC अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है? तो केनरा बैंक ने लघु अवधि की कोरोना कवच बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनी कौन है यहाँ पे बताया गया है? न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और HDFC अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस, 3 बीमा कंपनी है, इनके साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 44, RBI ने निम्न में से किस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? बिना इंटरनेट के ही 200 रुपये का ट्रांजैक्शन होगा। तो यह पायलट योजना के तहत ये सुविधा शुरू की गई है। इसके तहत एक बार में 200 रुपये तक भुगतान की अनुमति होगी। इस पहल का मकसद उन जगहों पर भी डिजिटल लेन देन के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करना है जहां इंटरनेट से संपर्क की कनेक्टिविटी कम है। तो क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र PPP योजना शुरू किया है? तो अभी हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र PPP योजना शुरू किया है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को एक एकल इकाई माना जाएगा और 8 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित की जाएगी। राज्य सरकार के अनुसार प्रत्येक परिवार के लिए परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? एशियाई व अफ्रीकी हाथियों के बारे में जागरूकता फैलाना। पहली बार 12 अगस्त 2012 को अंतर्राष्ट्रीय गध दिवस के रूप में मनाया गया था। इसकी शुरुआत साल 2011 में सबसे पहले माइकल क्लार्क तथा पैट्रिशिया सिम्स ने की थी। क्वेश्चन नंबर 47, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उज्बेकिस्तान देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में मनीष प्रभात को नियुक्त किया गया है। इसके पहले संतोष झा भारत के दूतावास वाशिंगटन DC USA के उप प्रमुख के रूप में काम कर रहे थे। मनीष प्रभात अब संतोष झा की जगह लेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के नए चेयरमैन के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी प्रमोद भसीन को नियुक्त किया गया है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ICRIER का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। प्रमोद भसीन GE कैपिटल इंडिया एंड एशिया के पूर्व अध्यक्ष और CEO भी रह चुके हैं। वो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है? तो प्रोजेक्ट चीता। तो भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच प्रोजेक्ट चीता परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है। यह परियोजना लंबे समय से लंबित थी और त्रिसेवाओं ने अब इस परियोजना को 3500 करोड़ रुपए में पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। प्रोजेक्ट चीता को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव अजय कुमार के तहत एक नई गठित उच्च स्तरीय रक्षा मंत्रालय समिति को भेजा गया है। तो आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। ये है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। साल 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की सिफारिश के बाद पहली बार 12 अगस्त 2000 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया।
2000 को ये पहला युवा दिवस मनाया गया था 12 अगस्त को। और इस साल विश्व युवा दिवस की थीम क्या रखी गई है? यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट में कोई सुझाव देना हो तो ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।